नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत मौर्य सेमटेक मशीनरी में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन में एक अहम हिस्सा है। और हम बात कर रहे हैं आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और ये बिजनेस को करने के लिए एक क्या क्या बिजनेस प्लान हो सकता है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने आपको अपने चैनल पे मशीनों की जानकारी दी, लेकिन दोस्तों पहली बार हम आपको देने जा रहे हैं एक पूरे बिजनेस की जानकारी, फूड इंडस्ट्री की लगभग पूरी बिजनेस की जानकारी, जैसे ऑयल मिल हो गया, फ्लोर मिल हो गया, स्पाइस मिल हो गया, दाल मिल हो गया, दलिया मिल हो गया, बेसन प्लांट हो गया, मैदा प्लांट हो गया और बहुत सारे बिजनेस हम आपके सामने में डिस्कस करने आ रहे हैं। और आपको इस जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी आपको वीडियो सबसे पहले मिले, आप फायदा उठा सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, टोटल हम आज इस वीडियो में 9 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, 9 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। जो कि पहला पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च एंड डिमांड एनालिसिस, दूसरा बिजनेस प्लान, तीसरा इन्वेस्टमेंट, चौथा मशीन एंड सेटअप, पांचवा रॉ मटेरियल एंड प्रोक्योरमेंट, छठा प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, सातवां ब्रांडिंग एंड मार्केट, आठवां लाइसेंसिंग एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन, नौवां प्रॉफिट मार्जिन एंड बिजनेस ग्रोथ। दोस्तों अब आते हैं अपने पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, जो कि है मार्केटिंग रिसर्च एंड डिमांड एनालिसिस, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में, स्पेशली आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो रोल मार्केटिंग रिसर्च निभाता है। जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि किसी भी इंसान को कहीं जाना है और उसका एड्रेस पता नहीं है, आप सोचिए वो कैसे पहुंचेगा, कहाँ पे गड्ढा है, किधर राइट मुड़ना है, किधर लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ पे ब्रेकर है, उसको कुछ पता नहीं हो। लेकिन सेम उसी प्रकार बिना मार्केटिंग रिसर्च से यदि आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ये प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। जो काम आपको 1 साल में करना है उसमें 3 साल लग जाएगा। तो मार्केटिंग रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केटिंग रिसर्च में आमतौर पे 3 बातों का विशेष ध्यान रखना हो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो, किस टाइप के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको ये आइडेंटिफाई करना है मार्केटिंग रिसर्च में कि आपके लोकल एरिया में जहां पे भी आप फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे हो आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वहां पे जो कस्टमर्स किस टाइप के हैं, वो अपर क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, किस टाइप के हैं, ये उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। ऐसा ना हो जाए आईफोन वाले कस्टमर को आप एमआई फोन बेच रहे हो और एमआई वाले कस्टमर को आप आईफोन बेच रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम्स होता है। तो आपको पहले ये सर्वे करना होगा। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बताया, अपने कंपटीशन को समझना कि आपके मार्केट में कितने कंपटीटर हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उनकी लैंडिंग कॉस्ट क्या आ रही है, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट को किस कॉस्ट पे बनाना है। क्योंकि मार्केट का एक बेसिक रूल है, यदि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से चलाना है, या तो सेम प्रोडक्ट को अच्छे कॉस्ट पे दो या सेम कॉस्ट पे अच्छा प्रोडक्ट दो। 2 पॉइंट पे ही बिजनेस ये चलता है। तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आप डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मेरी फैक्ट्री कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए। ये आप तभी पता चल पाएगा कि आप ये एरिया में कितनी डिमांड है। तो आप एरिया में बहुत सारे लोग आपसे ये भी कैलकुलेशंस लगा सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, इनटू 100 ग्राम 150 ग्राम इतना केजी का कंजप्शन है। मान लो मैं 10% मार्केट कैप्चर करूंगा तो हमारा इतना माल बिकेगा। बिल्कुल सही है, ये भी एक कैलकुलेशन राइट है। बट इस माल को आप सप्लाई कहां पे करोगे, किस कैटेगरी में सप्लाई करोगे। जैसे मान लो आपको वो सर्वे करना पड़ेगा कि अपने माल को किस नेटवर्क पे, किस रिटेल नेटवर्क पे, किस डीलर नेटवर्क पे, किस होलसेलर नेटवर्क, किस नेटवर्क पे आप सप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस पूरे नेटवर्क आपको, जैसे अब मैं कैटेगरी समझाता हूँ। मान लो एक किराने की शॉप एक कैटेगरी हो गई, एक टिफिन सर्विस एक कैटेगरी हो गई, होटल एक कैटेगरी हो गई, एक ढाबा एक कैटेगरी हो गई जहाँ पे हम आटा सप्लाई कर सकते हैं, कोई बेकरी है जहाँ पे आटा यूज होता है तो वहाँ पे वो भी एक कैटेगरी हो गई। तो इस कैटेगरी के हिसाब से हम पूरा एक सर्वे कराते हैं, जिस भी लोकल ग्रिड में काम करना है। तो उस सर्वे से, इन सभी डेटाओं से आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली कितना है, हमें चलना कैसे है, हमारे कंपटीटर कितने हैं और हमें क्या स्टेप पहले लेना है, क्या स्टेप बाद में लेना है। तो आप उसके हिसाब से काफी क्लियरिटी आ जाएगी। तो मार्केटिंग रिसर्च जरूर करें। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक। दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग रिसर्च कैसे करें, मार्केटिंग रिसर्च का पूरा डेटा कैसे प्रिपेयर करें। अब डेटा हम प्रिपेयर कर चुके हैं, अब हम करेंगे बिजनेस प्लानिंग। उस डेटा के हिसाब से हमें बिजनेस प्लान करना है। हमने रिसर्च में जो 3 पॉइंट्स को हमने कवर किया था, उस 3 पॉइंट के बिहाफ पे हम प्लानिंग करना स्टार्ट करें। अब देखिए अभी तक आपका कोई बिजनेस प्लान अभी लगा नहीं है, सिर्फ आप प्लानिंग मोड में है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका ये होता है, कस्टमर के हिसाब से आपको कितना बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहिए, कितनी छोटी
छोटी फैक्ट्री लगानी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आमतौर पे 2 चीजों पे, आपका बिजनेस का मॉडल क्या है, आपका रिटेल मॉडल में है, आपका लोकेशन क्या है, ठीक है। कई सारे फैक्टर्स पे, यदि आप एक विलेज में हो तो आप छोटा प्लांट लगाओ, यदि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके पास एक अच्छी अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, उसके हिसाब से आपको प्लांट के साइज को डिसाइड करना है। दूसरा चीज, आपने कंपटीशन का डेटा, कंपटीटर के डेटा से आप ये प्लान कर सकते हैं कि हमें किस कॉस्ट पे प्रोडक्ट को लैंड कराना है और जो है क्वालिटी क्या मेंटेन करनी है, ठीक है। यदि क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों आप मैच करा लिए, आपका आधा टेंशन बिजनेस का प्लान का खत्म हो जाता। तीसरी चीज, आपने डेटा निकाला था डीलर नेटवर्क और नेटवर्किंग, पूरा कैटेगरी डेटा जो आपने सर्वे कराया है, उस डेटा से आप ये पता कर पाएंगे कि एक्चुअली हमारे एरिया में कितने प्रकार का डीलर है, कितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कितने प्रकार के होलसेलर हैं, कितने प्रकार के रिटेलर हैं, जिससे हम ये एक एनालाइज कर सकते हैं कि हम मिनिमम और मैक्सिमम डिमांड हम क्या गेन कर सकते हैं, और उस डिमांड के हिसाब से हमें सप्लाई देना होगा। तो उस सप्लाई के हिसाब, क्योंकि आप जब भी मशीन लगाएंगे तो बार बार तो नहीं लगाएंगे, तो आपको हमेशा अगले 5 साल तक की प्लानिंग करनी है कि आज हम भले यहाँ पे छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा अभी प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन धीमे धीमे जब बढ़ेगा तो बार बार आप मशीन नहीं लगाएंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक मशीन का साइज वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि आपको लैंडिंग कॉस्ट, तो लैंडिंग कॉस्ट हमेशा डिपेंड करता है रनिंग कॉस्ट। मैंने बताया था ये भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको जो मशीन, अभी तो आपने पता किस प्रोडक्शन का लेना है, अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सेमी ऑटोमेटिक में जाएं, ऑटोमेटिक में जाएं, मैनुअल्स में जाएं, किस टाइप का प्लांट्स खरीदें। हमेशा याद रखना कि आपको लैंडिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग कॉस्ट के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लेबर कॉस्ट कहां से कम होगी, रनिंग कॉस्ट मतलब कम कहां से होगी, लेबर कहां से कम होगी, आपका बिजली का खर्चा कहां से कम होगा, आपका रेंटल खर्चा कहां से कम होगा, आपके डेली जो मिसलेनियस खर्चे होते हैं वो कम कैसे किए जा सकते हैं। उसके अलावा आप मॉइस्चर कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, एक्यूरेसी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। ये सब एक बहुत बड़े रनिंग कॉस्ट होते हैं। आपकी मशीन कम से कम मेंटेनेंस वाली मशीन होनी चाहिए, तो आपको ये सब पॉइंट्स को ध्यान देके मशीन को परचेज करना है। उसके बाद अब आपकी यदि रनिंग कॉस्ट बहुत कम है तो अब बात आती है आपको प्लानिंग करना होगा कि हमें परचेजिंग कैसे करनी है, किस कॉस्ट पे परचेज करना है प्रोडक्ट। अब हम कॉस्ट, ज्यादा कॉस्ट पे तो हम परचेज नहीं कर रहे हैं। जब आप पूरी ये प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद आता है कि अब पूरा प्लान आप कर चुके हो, अब आपको प्लांट को रन कैसे कराना है। उसके लिए चाहिए टीम, तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। अब आपको स्टार्टिंग में ये नहीं करते कि बहुत बड़ी टीम बना लीजिए। आप, हो सकता है कि बहुत सारे लोग फ्रेंड एंड फैमिली से ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आप अपनी फैमिली की ही टीम बनाइए, बट अपनी फैमिली में टीम में ये होना चाहिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करें, डिपार्टमेंट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जैसे आप यदि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप, यदि आपके अंदर सेल्स क्वालिटी है तो आप सेल्स मार्केटिंग वगैरह आप देख सकते हो, किसी एक को दे सकते हो। प्रोडक्शन आप देख लीजिए, क्वालिटी आप देख लीजिए, कोई एक आदमी अकाउंट्स, परचेज, पैसे से रिलेटेड चीजें जो भी हैं वो सब देख ले। तो ऐसे क्या होता है कि कंपनी को आगे बढ़ाने में अपने अपने फील्ड में लोग अपना अपना एफर्ट डालते हैं, इससे जो है ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये ओवरऑल एक डेटाबेस पे हम एक ऐसे करके प्लान कर सकते हैं। अब हम डिस्कस किया कि मार्केटिंग रिसर्च कैसे करें, उस डेटा से प्लानिंग कैसे करें, बिजनेस मॉडल को कैसे डिसाइड करें। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, कहाँ पे पैसे पहले लगाएंगे, किस प्रोसेस में पैसे हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि हमारा पता चला कैपिटल अमाउंट किसी ऐसी चीज में लग गया जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पता चला हम वहाँ के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचा। मैंने देखा है कि जितने भी आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने वाले लोग हैं, एक फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि उनका जो फंड है, इनिशियल जो पैसे लगाते हैं वो कहीं ऐसे जगह लगा देते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बाद में उनके पास जब फंड नहीं बचता तो वो कहीं से उधार लेना या प्रॉपर कहीं से लोन वगैरह लेना, फ्रेंड एंड फैमिली से इकट्ठा करना। तो जब आपके पास बहुत बड़ी लायबिलिटी और बहुत बड़ा लोड होता है दिमाग पे, तो आप फ्री होके कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। और उसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो कमी होती है वो होती है वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ज्यादातर लोग जब आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दो तरीके से लोग फंड लेके आते हैं। या तो उनका फंड बैंक से होता है या तो उनका अपना सेल्फ फंड होता है। जिनका बैंक से फंड है वो ऑर्डर करते हैं मशीन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, बिजनेस कैपिटल्स के लिए एक पैसा इकट्ठा करते हैं। अब दिक्कत क्या है, उनके बिजनेस को एटलीस्ट कम से कम सेटअप होने में 6 महीने से 1 साल लग जाता है, बट उस लोन की ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। ईएमआई स्टार्ट होने की वजह से उनके पास एक फिक्स लायबिलिटी दिमाग में आ जाती है। अब चलो मान लो उन्होंने प्लांट लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेबर हायर कर ली, लोगों को हायर कर लिया,
उसकी भी अपनी एक कॉस्ट जो है लगने लगती, तो वो कहीं ना कहीं पता चला उतने लेवल पे अभी सप्लाई नहीं हो पा रही है मार्केट में, प्रोडक्ट उतने लेवल पे नहीं बिक पा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं आदमी लैग करने लगता है। एक तो फैक्टर ये हुआ। दूसरा फैक्टर ये हुआ कि जब आप किसी भी चीज का इंफ्रा डेवलप कर रहे हो या मशीनरी परचेज कर रहे हो, तो उस समय आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करो, छोटी मशीन पे इन्वेस्ट करो, बड़ी मशीन पे इन्वेस्ट करो, ये सीधा आपके बिजनेस पे हैम्पर करता है। मैं एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करूंगा। आप अपना घर बनवाते हो तो कभी आप कॉन्ट्रैक्टर से ये नहीं बोलते या थोड़ा सीमेंट कम डालना, थोड़ा सा सैंड्स कम यूज करना, थोड़ा सरिया कम लगाना, क्योंकि आपको पता है यही घर हमारे सर पे गिरेगा 6 महीने बाद और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही बिजनेस में होता है। जब आप कभी भी आप किसी के सामने आप बोलते हो कि हम कम फंड से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है इन्वेस्टमेंट में, आपका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब यदि आटे की बात करूं, 1 किलो आटा बनाने की कॉस्ट नॉर्मली 1 रुपए आनी चाहिए, तो उस समय 2 रुपए 2.5 रुपए आने लगते, तो जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में जिस कॉस्ट पे लैंड होना चाहिए उस कॉस्ट पे लैंड नहीं हो पाता है। और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके वे ऑफ जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं स्टार्टिंग में इंटीरियर पे खर्चा कर देते हैं, उद्घाटन पे बहुत खर्चा कर देते हैं, पूजा पाठ में बहुत खर्चा कर देते हैं, बहुत अच्छा खासा फंड लगा देते हैं। दोस्तों ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, ठीक है, और इस कॉस्ट को आप उस समय यूज करें। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, छोटे छोटे लेवल पे कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस रन करने लगे, जब आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगे, तो उस समय इस कॉस्ट को आप लगाएं और उसको और बढ़ाएं। इनिशियली आपका फोकस होना चाहिए कि आपके बिजनेस में अच्छे कॉस्ट पे प्रोडक्ट कैसे लैंड करे, अच्छी टीम। एक बात आती है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग का भी अपना एक खर्चा होता है। इनिशियली लोग कोशिश करते हैं कि हम कम से कम टीम में स्टार्ट हो। ज्यादातर बिजनेसेस हमने देखे हैं स्टार्टिंग में फ्रेंड एंड फैमिली के साथ चलता है, मतलब घर के ही लोग मिलके 1-2 लोगों को साथ में मिलके चलते हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन यदि आपके फ्रेंड एंड फैमिली में नहीं है लोग, तो आप इनिशियली आप जो है ज्यादा बड़ी टीम को हायर मत करिए। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो वहां पे हायर करिए, तो आपकी इसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट करने का मोटा मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। तो ऐसे तो ये टॉपिक काफी बड़ा हो जाता है इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा लगाने का तरीके पे हमेशा डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कहाँ जाने वाला है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना अच्छे से फ्लो होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आप बहुत ही सोच समझ के करिए, बहुत ही फोकसफुली करिए और बहुत ही एनालिसिस करने के बाद करिए, बहुत ही प्लानिंग करने के बाद करिए। अभी हमने आपको बताया कि आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या क्या सोच समझ के करें, क्या क्या बातों पे मोटा ध्यान दें। अब हम बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है करते समय कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा एक आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लगाने में। आमतौर पे ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल्स पे। जैसे सपोज दैट आपने प्लानिंग किया कि हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 से 10 लाख में भी हो सकता है, 10 से 15 लाख में भी हो सकता है, 15 से 20 भी हो सकता है, 20 से 25 हो सकता है, 50 लाख तक के भी प्लान्स लग जाते हैं, ठीक है। अभी डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल पे कि आपका बिजनेस मॉडल किस लेवल का है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्लानिंग में। यदि आपका रिटेल बिजनेस है तो आप 2 से 5 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप एक ब्रांडिंग करना चाहते हो तो मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए, और बड़ा प्लान करना चाहते हो, बल्क प्रोडक्शंस करना चाहते हो, तो और ऊपर भी आपकी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। जितना भी आपकी इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, लगभग उसका लगभग 40-50% अमाउंट आपके पास कैपिटल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सपोज दैट आपका किसी भी वजह से 5 महीने 6 महीने स्टेबल होने के लिए बिजनेस को एक समय लगता है, उस समय के लिए भी आपके पास कॉस्ट होना चाहिए। हम लेबर की सैलरी न रुके, ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट न रुके, ठीक है, जो भी चीजें लगने वाली कॉस्ट है वो रुके ना। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा फंड आपने एक साथ बल्क में लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में लगा दिया, मशीनरीज में लगा लिया। तो ये सब चीजें बहुत सोच के आप लें। प्लांट में एक ट्रिक और होता है, जब मशीनरी आप खरीदेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड मशीन भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बहुत बड़ी मशीन लगे, एक ऐसी मशीन लो जिन मशीन को फ्यूचर में इंटीग्रेट किया जा सकता है, मतलब उसी प्लांट को कुछ चीजें जोड़ के और बड़ा किया जा सकता है। ये भी एक मॉडल होता है मशीन खरीदते समय।
तो ज़्यादातर स्टार्टअप बिजनेस में रिकमेंड यही करता हूँ कि आप इंटीग्रेटेड प्लांट लगाइए। स्टार्टिंग एक चक्की से करिए, बाकी चीज़ें बड़ी लीजिए। बाद में यदि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप एक छोटी सी कॉस्ट लगा के आप उस प्लांट को और बड़ी कैपेसिटी का बना सकते हैं। तो मोटा मोटा आपको एक प्लांट लगाने के लिए जो कॉस्ट मैं बता चुका हूँ कि लगभग 5 से 10 लाख, ठीक है, 5 लाख तक में भी 5 से 10 लाख, 10 से 15, 15 से 20, मतलब उसके बाद 20 से ऊपर भी आप जा सकते हो। अब जिसकी रेंटल है, रेंट पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कराना है, तो वो कॉस्ट उनकी बच जाती है, लेकिन उनकी लायबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि रेंट जाएगा। ठीक है, यदि आपका खुद का अपना लैंड है तो कोई लो मार्जिन बिजनेस है, तो आप कोशिश करिए कि आपके ऊपर लायबिलिटी जितनी कम हो उतना बेटर है, क्योंकि आपका जो रेंटल कॉस्ट है वो भी आपके प्रोडक्ट के मार्जिन से ही जाना है। तो इनिशियली लो मार्जिन बिजनेस में हमेशा ये कोशिश करना चाहिए आपको कि आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो। रनिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, ईएमआई कॉस्ट, ठीक है, जो भी आप लोन वगैरह मतलब इंटरेस्ट वगैरह या ईएमआई वगैरह कॉस्ट। उसके बाद आपका वेस्टेज जो आएंगे, मेंटेनेंस, एक्यूरेसी कॉस्ट, आप प्रोडक्ट 5 किलो कर रहे हो, 5 किलो 50 ग्राम पैक हो जा रहा है। मॉइस्चर कॉस्ट, कि आपका मॉइस्चर ऐसा ना हो कि आप मार्केट से ऐसा प्रोडक्ट खरीद के आए जिसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो। तो ये सब रनिंग कॉस्ट को आपको हमें मशीनरी एंड प्लांट खरीदते समय उसकी कॉस्ट बढ़ती कैसे है और घटता कैसे है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। आपने मार्केट में जब कभी भी आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपने इंडिया मार्ट पे या कहीं भी आपने इंक्वायरी डाली होगी, इंडिया से कई सारी कंपनियां आपको कोटेशंस, प्राइसिंग वगैरह देती हैं। तो आपने देखा होगा कि प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस आता है। कोई 5 लाख का दे रहा है, कोई सेम कैपेसिटी का प्लांट 10 लाख का दे रहा है, कोई 15 लाख का दे रहा है, कोई 20 लाख का दे रहा है। तो आदमी, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं समझाता हूं मैं आपको। ये चारों सेक्शन जो मैंने आपको बताया था, क्लीनिंग सेक्शन, मिलिंग सेक्शन, सीविंग सेक्शन एंड पैकेजिंग सेक्शन। देखिए, हमेशा एक मिलिंग प्लांट में, एक आटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मिलिंग हमेशा सेम होता है। मिलिंग सेक्शन हमेशा सेम होता है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। चक्की लगनी है तो चक्की ही लगेगी। बदलता कैसे है? बदलता है क्लीनिंग में। क्लीनिंग में छोटी मशीन लगा सकते हो। अब क्या होता है, क्लीनिंग से स्टार्ट करता हूं। जब आप मार्केट में क्लीनिंग मशीन्स की बात करते हो तो देखो, क्लीनिंग के लिए आमतौर पे गेहूं में या दुनिया के किसी भी अनाज में 2 प्रकार की गंदगी होती है। मशीन की भाषा में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला साइज वाइज गंदगी, दूसरा वजन वाइज गंदगी। तो हम क्या करते हैं, यदि कस्टमर कह रहा है कि मैं किसान से गेहूं खरीदूंगा, इसका मतलब किसान का गेहूं थोड़ा गंदा ज्यादा होता है। और मंडी से जब गेहूं खरीदा जाता है तो मंडी का गेहूं ऑलरेडी पहले से साफ सुथरा होता है, उसमें धूल मट्टी खाली होता है। यदि धूल मट्टी वाला गेहूं है तो आप छोटी मशीन लेके भी काम चला सकते हो, आपका प्लांट सस्ता हो जाए। लेकिन यदि किसान से आप डायरेक्ट ले रहे हो तो किसान का गेहूं थोड़ा सा गंदा ज्यादा होता है, तो उसके लिए थोड़ी बड़ी मशीन लगती है। तो मैंने जैसा बताया, 2 प्रकार की गंदगी होती है, साइज वाइज, वजन वाइज। तो साइज वाइज गंदगी को साफ करने के लिए मशीन अलग होती है, जिसे हम कहते हैं सेपरेटर मशीन। उसमें क्या होता है, छोटा जो है गंदगी जो है वो नीचे गिर जाता है, बड़ी गंदगी ऊपर, और बीच में क्या होता है, अनाज आ जाता है। अनाज और अनाज के बराबर की गंदगी हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हल्की वाली गंदगी को निकालते हैं। मतलब अनाज से जो हल्की गंदगी है, वजन वाइज मैंने गंदगी बताया, अनाज से हल्की गंदगी में क्या करते हैं, हवा लगा होता है, हाई स्पीड फैन होता है। वो फैन क्या करता है, उड़ा देता है पूरा। अब क्या बचा, अनाज बचा, और अनाज से वजन गंदगी बन गई, मतलब कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सब। उसको निकालने के लिए हमें डिस्टोनर मशीन लगाना पड़ता है, जिसका काम है, जिसे डेंसिटी क्लीनिंग मशीन भी कहते हैं। अब ये तीनों मशीन यदि किसी क्लीनिंग प्लांट में लग जाएगा तो वो प्लांट हो जाएगा महंगा, 15-20 लाख वाला प्लांट हो जाएगा। और कोई कहेगा नहीं, हमें खाली मंडी से क्या करना है, हमें गेहूं की वाली धूल मट्टी को हटाना है, तो आप नॉर्मल एक बिनोर मशीन ले लो, जो 65 से 70 हजार रुपए में आराम से आ जाएगी। तो कॉस्टिंग देखो, यदि आप पूरी क्लीनिंग प्लांट, कंप्लीट क्लीनिंग प्लांट लेते हो आप, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की, और ये 70 से 75 हजार रुपए। तो इस पे कॉस्ट कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। मैंने जैसा बोला था, मिलिंग सेम हो जाता है, बिलिंग सेम रहता है। अब आता है सीविंग, छानने वाला काम। छानने के लिए यदि आपका प्लांट छोटा है तो आप चौकोर चलना लेके भी छाल सकते हो, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम आती है, 35 से 40 हजार रुपए तक। ठीक है, यदि आप छोटे लेवल का, और बड़ा है थोड़ा सा 65 तक जा सकता है। लेकिन दूसरा सीविंग होता है सेंट्रीफ्यूगल, जो घूमता रहता है, उसकी कॉस्ट और ज्यादा है। और भी अच्छा है यदि आपको सीविंग सेक्शन लगाना है, क्योंकि सीविंग पे ही डिपेंड करता है कि इसमें चोकर बिल्कुल खत्म कर देगा।
प्लांट शिफ्टर आप लगाते हो तो प्लांट शिफ्टर बहुत महंगा, वो 2 लाख के लगभग चला जाएगा। तो कॉस्टिंग इसी हिसाब से ऊपर नीचे होती है। अब पैकेजिंग में चले जाओ, पैकिंग में यदि आप बोरी में पैक कर रहे हो तो आप सिर्फ सिलाई की मशीन ले लीजिए और एक फिलिंग मशीन लीजिए, बहुत ही कम 1.5 लाख 2 लाख में आराम से काम हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे पाउच की पैकिंग करनी है, आशीर्वाद जैसी पैकिंग, तो 10 से 12 लाख की पैकेजिंग मशीन आती है। तो आमतौर पे ये चीजें जो मैंने आपको बताई कि जब कभी भी आप आटा प्लांट खरीदें तो आप ये जरूर चेक करें कि हम कौन कौन सी मशीन हमें सामने वाला दे रहा है। और सेमटेक मशीनरी इसमें सभी प्रकार की मशीन्स को, हर प्रकार का पूरा इंटायर सॉल्यूशंस मशीन में आपको देता है। लगभग मैंने मशीन के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की, आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 5वां पॉइंट, रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट। मतलब आप आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए गेहूं कैसे प्रिक्योर करेंगे, कैसे खरीदेंगे और किन किन बातों पे ध्यान देंगे गेहूं खरीदते समय। देखिए गेहूं आमतौर पे, जैसे मैं अभी पहले भी बता चुका हूं कि आप ये समझना होगा कि गेहूं हम 2 तरीके से खरीदते हैं, या तो हम मंडी से खरीद सकते हैं या तो हम किसान से खरीद सकते हैं। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट अपने खेत से भी करते हैं, जिनके पास काफी अच्छा लैंड है। मेरे पास ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं, लेकिन आपको फिर भी बाहर से लेना ही पड़ेगा। आपको जब कभी भी गेहूं को खरीदें तो आप इस पर विशेष ध्यान दें कि आपकी जो गेहूं की क्वालिटी है वो कैसी है। अब मैं बताता हूँ मोटा मोटा किन बातों के। क्वालिटी मतलब गेहूं में गंदगी कितनी है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा गंदगी है किसान से लेते समय, कंकड़ पत्थर बहुत सारे, ठीक है। ऐसा तो नहीं ऐसा गेहूं हम खरीद रहे हैं जिसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। देखिए किसान जो है गेहूं 2 तरीके से बेचता है, या तो कटाई के समय बेचता है या तो फिर सीजन ऑफ होने पे बेचता है, क्योंकि उसको रेट अच्छा चाहिए हो, एमएसपी अच्छी चाहिए हो। तो दोस्तों गेहूं खरीदते समय हमें मॉइस्चर का विशेष ध्यान दें, क्योंकि क्या होगा कि यदि आपने 100 किलो गेहूं खरीदा है और वो पीसने के बाद 95 केजी हो जाता है, तो मतलब 5 किलो पानी, मतलब गेहूं, पानी को आपने गेहूं के भाव खरीद लिया, इसमें आपका काफी बड़ा लॉस है। तो गेहूं को जब भी प्रिक्योर करें तो ये मुख्यतः पॉइंट पे ध्यान दें कि गंदगी, मॉइस्चर्स वगैरह, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि आप प्रिक्योर करते समय कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा मैटर है। यदि आपने गेहूं गलत कॉस्ट पे खरीद लिया तो आपकी लैंडिंग कॉस्ट खराब हो जाएगी, जिस कॉस्ट पे आपको मार्केट में बेचना है। तो अब इसमें क्या क्या कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है और परचेजिंग कॉस्ट होता है, मॉइस्चर चेक करने का कॉस्ट हो सकता है, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट हो सकता है। अभी पूरे कॉस्ट को आपको देख के आपको सामने से गेहूं परचेज करना है, और अपने ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है इसमें, ठीक है। आप जब भी गेहूं को मंगाएं कोशिश करें कि छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, आप पूरी गाड़ी को लगभग भर के मंगाएं, क्योंकि गेहूं ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा तुरंत। 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर इसको सही से रखेंगे तो आराम से चल सकता है। आप छोटी क्वांटिटी में गेहूं खरीदेंगे तो आपकी कॉस्टिंग वहां पे बढ़ेगी। तो प्रिक्योर करते समय इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रिक्योरमेंट बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है एक बिजनेस के लिए। कुल मिला के कॉस्ट वाइज आपको पूरा ध्यान रखना है कि हम मटेरियल हमारा वेस्टेज ना हो, मॉइस्चर वेस्टेज ना हो, गंदगी वाला वेस्टेज ना हो, गलत कॉस्टिंग पे ना आए। ये मुख्यतः पॉइंट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी अगला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा है प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। मतलब प्रोडक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसपे पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिपेंड करती है। यदि आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे डायरेक्ट तरीके से बहुत बड़ा एक हैम्पर आता है। तो दोस्तों प्रोडक्शन, आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्शन में किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, किस किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। पहले हम आपको बताएंगे किस किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, फिर हम बताएंगे क्या क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे पहला जो सेक्शन मैंने बताया था क्लीनिंग सेक्शन। सबसे पहले हमारी जो लेबर है, जो हमारी लोडिंग अनलोडिंग का काम करती है, वो क्या करती है, जितना भी हमें सफाई करनी है दिन भर में, जो भी प्रोडक्शन करना है आपको, जो भी ऑर्डर्स हैं उस ऑर्डर्स के हिसाब से जो भी प्रोडक्शन करना है इनिशियली, हम वो क्वांटिटी क्लीनिंग सेक्शन के लिए लगा देते हैं। और ये ज्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं, जो ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं, ये काम शाम को करते हैं, न कि सुबह। शाम को करते हैं तो क्लीनिंग सेक्शन का पूरा काम शाम को होता है। तो जैसे इसीलिए प्लांट जब कभी भी आपको कोई कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरिंग का बंदा जो आपको प्लांट देगा, मशीन आपको सप्लाई करेगा, वो हमेशा क्लीनिंग सेक्शन मिलिंग से हमेशा 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। और इसके पीछे का कारण, सबसे पहले क्लीनिंग होगा। आप 3 से 4 घंटे में, सपोज दैट आपने 1 टन गेहूं को सफाई कर ली 2 घंटे में, 2 घंटे या 3 घंटे में। सफाई करने के बाद इस गेहूं में हम
टैंक में भेजते हैं और उसमें हम मॉइस्चर मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करते हैं। पानी मिक्स करने के बाद हमें उस गेहूं को 6 से 8 घंटा छोड़ना पड़ता है। तो लेबर क्या करती है, शाम को 6 बजे से स्टार्ट करती है, लगभग 9 बजे तक 10 बजे तक अपना क्लीनिंग करके वो सो जाते हैं। फिर सुबह वो उठते हैं 8 से 9 बजे से, फिर प्लांट चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर मिलिंग सेक्शन स्टार्ट होता है, मिलिंग एंड सीविंग सेक्शन। अब ये मॉइस्चर क्यों मिक्स किया जाता है? मॉइस्चर मिक्स करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके ऊपर का जो छिलका है वो थोड़ा मुलायम हो जाए, तो चोकर बहुत आसानी से निकलता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आटे की जो क्वालिटी है और इनहेंस होती है, जलता नहीं है आटा। अब अगला पॉइंट होता है कि पिसाई होता है। पिसाई होने के बाद फिर हमारी जो छनाई होती है आटे की, छान के जो प्योर आटा हमारा बाहर आता है वो पैकेजिंग सेक्शन में चला जाता है। ये टोटल प्रोसेस हुआ। अब क्या होता है, किन किन बातों को इस प्रोडक्शन को करते समय ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली, आपका ऑपरेटर बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर पे ही डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी। यदि उसको ये पता नहीं है कि चक्की में हमें प्रेशर कितना लगाना है, किस प्रेशर पे हमें चक्की को अप्लाई करना है, तो समझो आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो बैकग्राउंड आ सकता है। दूसरी चीज, जो ऑपरेटर होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी होना चाहिए कि मशीन में, क्योंकि मशीन जब 8 से 10 घंटे चलती है तो उसमें छोटा मोटा कोई दिक्कत हमेशा आता रहता है। तो एक तरीके से जो प्रोडक्शन का आदमी होता है वो टेक्निकल भी होना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यदि आप जैसे आम तौर पे आप कोई दिक्कत आ गई, आप कंपनी को कॉल करोगे, कंपनी बोलेगी हम 10 घंटे 20 घंटे 2 दिन 4 दिन में हम सर्विस देंगे, तो क्या आप 4 दिन अपने प्लांट को बंद रखेंगे? तो यहाँ पे प्रोडक्शन का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो प्रोडक्शन का जो, और आपको एक टूल रूम बनाना पड़ेगा, छोटा सा टूल रूम, जिसमें जो रनिंग पार्ट्स हैं वो आप रखिए, बैरिंग वगैरह हो गया, ठीक है, छोटे मोटे शाफ्ट्स हो गए, ठीक है, कुछ पट्टे हो गए, जितने रनिंग पार्ट्स होते हैं वो आपको पहले सेव करके रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट कभी ब्रेकडाउन भी करेगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ऑपरेटर बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब बात आती है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी में आपको सबसे पहले ध्यान देना, हाइजीन मेंटेन करना है आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सफाई एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, डेली सफाई होनी चाहिए मशीन पे, जिससे हाइजीन, कीड़े वगैरह ये सब चीजों की, ये फूड प्रोडक्ट है। टैंक की सफाई रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ऐसा ना हो उसमें कीड़े मकोड़े आप वही पीस रहे हैं, ठीक है। तो आप जब गेहूं की सफाई प्रॉपर हो, मशीन कर पा रही है कि नहीं, वो आप चेक करते रहिए, ठीक है। आटे के सैंपल्स को लेके आप चेक करिए कि प्रॉपर वो सैंपलिंग अच्छा है या नहीं है वो सैंपल। तो उसके बिहाफ पे आपको क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है कई पॉइंट्स पे। तो आप जब वो प्रोडक्ट निकालोगे मार्केट में तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा और मार्केट में अच्छे से बिकेगा और आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। तो प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल जान होती है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। तो आप इस पे पूरा जो मैंने डिटेल्स बताया आपको आई होप समझ में आया होगा। दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं 7वां पॉइंट, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। दोस्तों किसी भी बिजनेस के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट बना चुके हैं, अब हमें प्रोडक्ट को सामने मार्केट में उतारना है, सप्लाई करना है, तो उसके लिए ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्रांडिंग मार्केटिंग एक कस्टमर तक हमारी रीच को बनाता है, हमारे पहुंच तक बनाता है। तो दोस्तों आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपके मॉडल के हिसाब से आमतौर पे 3 मॉडल पे काम होता है। एक तरीका ये है कि आपने चक्की लगा लिया अपने बिजनेस में और आप गेहूं को कोई कस्टमर आ रहा है, बोला मेरा आटा पीस के दे दो, वो अलग ब्रांड, वो ब्रांडिंग की विशेष जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोकल एरिया में काम किया जाता है। दूसरा तरीका है कि आप किसी अर्बन एरिया में रहते हो, सेमी अर्बन में रहते हो, वहाँ के लोग ज़्यादातर हॉस्टलर्स होते हैं, बाहर के लोग रहते हैं, तो उनके पास खेती बाड़ी नहीं होती, तो डायरेक्ट आटा खरीद के खाते हैं। लेकिन वो उनके पेन एरिया क्या है, वो परेशान है मिलावट से। आप इस पेन को पकड़ के ब्रांडिंग कर सकते हो कि आप यदि हमारे यहाँ आटा लाते हो, तो आटा लेने आते हो, तो हम आपको आपके आँख के सामने, आपके ठीक सामने हम पीस के आपको बिना मिलावट का आटा हम आपको देंगे, आपको अच्छी कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। इसी में सेम में एक तीसरा बिजनेस है, यदि कोई सोसाइटी है, कोई बड़ी सोसाइटी है और उस सोसाइटी में अपने प्रोडक्ट को आप बेचना चाह रहे हो, तो आप वहाँ पे जाके अपने पंपलेट्स वगैरह बना के आप लिफ्ट्स में बांट सकते हो, फ्लैट में बांट सकते हो। तीसरा तरीका हुआ कि आप कुछ सैंपल बना के 1-1 केजी 2-2 केजी का आप उस फ्लैट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। तो फीडबैक के थ्रू आपके पास मोबाइल नंबर, उनका डेटाबेस आ जाता है
और जब आपके पास डेटाबेस आ गया तो आप उस डेटाबेस के भी आप पे व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑर्डर्स वगैरह भी ले सकते हैं। ये हमने मेथड क्लाइंट्स के सामने बहुत, जो दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में हमने काफी यूज किया और वो बहुत अच्छा काम करता है। अब बात आती है तीसरा, यदि कोई ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहा है और उसका प्लान है कि ब्रांडिंग करना है, अच्छी ब्रांडिंग करना है, तो आप ये मैं बता दूं, जैसी ब्रांडिंग की बात आती है तो तुरंत उसमें कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क सेल्स, क्योंकि इन कस्टमर को माल आप नहीं बेच सकते। अब आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है, अब नेटवर्क सीधा डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे मार्जिन पे बेच रहे हो। जितना ज्यादा नेटवर्क को फायदा होगा उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। ये ब्रांडिंग की सबसे पहला स्टेप्स होता है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि पहले वो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अभी बना है नहीं, पहले टीवी पे ऐड चला दो, चीजों को दिखाना स्टार्ट करो। मेरे भाई, टीवी पे ऐड चला दोगे, सब जगह लोग जान भी जाएंगे, लेकिन दुकानों पे जब वो खरीदने जाएंगे आपका प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहा है, प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहा है तो फिर प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? तो सबसे पहले आपको नेटवर्क सप्लाई करना है, कोई मार्केटिंग स्टार्टिंग में नहीं करनी है। ये स्ट्रेटेजी जितनी लोगों ने किया कि मैंने देखा कि एक स्मॉल स्केल में जो 50 लाख 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें फेल हो जाता है। तो आपको सबसे पहले नेटवर्क सप्लाई करना है। आप बस दिमाग ये लगाओ कि अपने डीलर नेटवर्क पे, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे, होलसेल नेटवर्क पे, रिटेल नेटवर्क पे, डीलर पे यदि माल आप बेचना है तो आप डीलर को अच्छी मार्जिन कैसे देंगे? ठीक है, डीलर को यदि आप अच्छी मार्जिन देंगे तो जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, होलसेलर को देगा, रिटेलर्स को देगा, और आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में, काफी मार्केट में वो फैल जाएगा। और जब कोई कस्टमर जाता है दुकान पे तो सिर्फ यही पूछता है मुझे भैया आटा चाहिए, और आप मान लो एक दुकान पे 5 ब्रांड रखी है और उसमें से आपकी एक ब्रांड है तो जरूर बिकेगी। और ये आपकी प्राइसिंग अच्छी है, आपका जो है मार्जिन अच्छा है, मेन चीज मार्जिन इनिशियली, ठीक है। फिर जब आपका प्रोडक्ट आप मार्केट में लैंड कर चुका है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चल गया और डीलर्स को सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझो कि लोग आपकी ब्रांड को, लोग आसपास के लोग जानना स्टार्ट कर दिए। अब उस समय आप ब्रांडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी, आप तो वो ब्रांडिंग काम करेगी कस्टमर को बढ़ाने के लिए कि भाई दुकान पे मिल रहा है, ये भी ब्रांड अच्छी है, ये भी हम ले सकते हैं। तो एक ब्रांडिंग का ये मेथड होता है। और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टिंग में आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो ब्रांड करना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा पेन क्या होता है? हमारा फुल प्रोडक्शन सप्लाई हो पाना। और फुल प्रोडक्शन इनिशियली आपका पूरा ब्रांडिंग में नहीं जा सकता, तो आपको एक रेशियो सेट करना पड़ेगा कि कितना % रेशियो हमें एक बिना ब्रांड के सप्लाई करना है और कितना % रेशियो हम ब्रांडिंग करना है। क्योंकि आप सपोज डेली 5 टन आटा बनाते हो तो 5 टन आटा इनिशियली ब्रांडिंग नहीं कर सकते, ना आपका माल बिक पाएगा। आपको क्या करना है, उसमें से लगभग 80% 90% कोशिश करना है कि हम सप्लाई 50 किलो की बोरी में सप्लाई करें, 50 बड़ी बोरी में सप्लाई करें, दुकानों को दें, छोटी छोटी दुकानों को हम सप्लाई करें, होटल्स को सप्लाई करें, ढाबे को सप्लाई करें, टिफिन सर्विसेज जहाँ पे वहाँ पे, हॉस्टल्स में सप्लाई कर सकते हैं, मेस में जहाँ सप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आपको जिंदा रखेगा लूज मार्केट और आपका नाम बनाएगा ब्रांड वाला मार्केट। तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, तब आप सस्टेन कर पाओगे। ये नहीं कि इनिशियली हम ब्रांडिंग करने लगे। ज्यादातर नए जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए आटा मैन्युफैक्चरिंग काम, यही भी गलती बहुत ज्यादा करते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन, क्वेश्चन दिमाग में आता है, कई लोग पूछते भी हैं किस टाइप की कंपनी रजिस्टर्ड करनी चाहिए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड। मैं दोस्तों बताऊं तीनों में डिफरेंस कि यदि आप प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं तो आपके खुद के नाम पे एक प्रोप्राइटरी रजिस्टर्ड हो जाती है और उसके ऑनर आप होते हो। आप फायदे में भी भागीदारी होते हो, लॉस में आप भागीदारी होते हो। यदि कोई रिस्क फैक्टर आता है तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही होते हो। और सेम पार्टनरशिप में होता है, एक प्रकार की डीड बन जाती है, आपस में कोर्ट से लोग डीड बनवा लेते हैं और उसके बिहाफ पे हमें जीएसटी नंबर और पैन कार्ड वगैरह बन जाता है। उसमें 2 पार्टनर्स होते हैं, 3 पार्टनर्स हो सकते हैं, 2 से अधिक पार्टनर्स हो सकते हैं। अब जैसी बात आती है प्राइवेट लिमिटेड की, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी की तरह काम करता है। जब कभी भी आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड करते हो तो इसमें कोई मालिकाना हक नहीं होता, आप इसको शेयर होल्डर या डायरेक्टरशिप होता है और उसमें आप थोड़े सिक्योर होते हैं। कभी कुल फ्यूचर में कोई रिस्क फैक्टर आता है तो आपके ऊपर नहीं, आपकी कंपनी के ऊपर बात आएगी। तो तीनों फैक्टर है। तीसरी चीज क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड आपने कर लिया, इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है कर सकते हो।
आप ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस ब्रांड से आप बनाना चाहते हो, आपकी जो ब्रांड होना चाहिए, जो उसका नेम होना चाहिए, थोड़ा सा कनेक्ट करने वाला होना चाहिए, जो लोगों को फूड को कनेक्ट करे। तीसरी चीज, जब कंपनी का नाम अपना रखेंगे तो नाम रखते समय आप ये विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसा नाम रखिए जिसमें फ्यूचर में कोई फूड का और प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़े तो हम आराम से लॉन्च करें। कई सारे लोग गलती से ऐसा नाम रख देते हैं जिसमें कोई और प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, तो आपको ऐसा नाम नहीं रखना है और अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क लेना है। फिर बात आती है FSSAI लाइसेंस, फूड सेफ्टी लाइसेंस। FSSAI लाइसेंस के बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट को पैकिंग करके ब्रांडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें FSSAI नंबर डालना होगा। तो आपको इतने सारे लाइसेंस की जरूरत होती है। आमतौर पे कुछ लोगों को SOPEX की कभी जरूरत हो जाती है। यदि आपको अपने मटेरियल को किसी आउटलेट को सप्लाई करना है, जैसे डीमार्ट वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आपको बारकोड वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो ये बेसिक एक रजिस्ट्रेशन होते हैं, बेसिक लाइसेंस होता है। इसमें आप आराम से आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो कि बहुत आसानी से आपके अपने लोकल CA या किसी वकील वगैरह से बहुत आसानी से रजिस्टर्ड होता है। इसका बहुत नॉमिनल खर्चा है, 4,000 से लेके 12-15,000 रुपए में ये काम हो जाता है। इसी क्रम में हम स्टार्ट करेंगे 9वां पॉइंट, प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप जो मार्जिन है वो डिपेंड करता है टोटली बिजनेस मॉडल पे। जैसा मैंने बताया था, मार्जिन के हिसाब से एक होता है हाई फ्लो लो मार्जिन बिजनेस, दूसरा होता है हाई मार्जिन लो फ्लो। तो यदि आपका बिजनेस हाई फ्लो लो मार्जिन है तो आप इसमें मान के चलना 2 से 5% आप। यदि आपका हाई मार्जिन लो फ्लो है तो उसमें 15 से 20% भी आराम से मार्जिन आप ले सकते हो, जैसे बताया था हमने, किसी सोसाइटी में आपने लगा लिया। और यदि आप बल्क में प्रोडक्शन करना चाहते हो, बल्क में सप्लाई करना चाहते हो, ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आप 2 से 5% बहुत आराम से, क्योंकि आटा एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, बिकता बहुत तेजी से, मार्जिन कम होता है। जब आप बहुत तेजी से बेचेंगे तो मार्जिन 2 से 5% रहेगा और एक अच्छा मार्जिन होता है यदि आप क्वांटिटी में गेम खेलो। तो ये मार्जिन रेशियो हमने आपको बता दिया। रही बात ग्रोथ की, आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में देखिए ग्रोथ इस समय बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है, इस समय के जो लोग हैं ज्यादातर लोग अपने घर से दूर रहने लगे हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, कमाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बाहर रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अपने खेत से, अपने लैंड से वो दूर है। तो उनको जो आटा खाना है, उनको जो रोटी खानी है, वो मार्केट से पैकेज्ड आटा ही खाते हैं। तो इसकी डिमांड प्रति साल बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और प्लेयर बहुत कम है, जो बड़े प्लेयर्स हैं काफी कम है। हो सकता है कि यदि आप अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आप अच्छे से पूरी चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे बड़ी चीज एग्जीक्यूशन है, तो आपका ग्रोथ 100% संभव है और ये पॉसिबल है और आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में हमने लगभग 9 पॉइंट कवर किया और आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पूरी डिटेल देने की कोशिश की आप इस वीडियो में, और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, हम आप उसका आंसर देंगे। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने की, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारी कंसल्टिंग टीम आपकी पूरी मदद करेगी, आपका पूरा सहयोग करेगी। आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको मशीन कहाँ लगानी है, कब लगानी है, किस मॉडल को चूज करना चाहिए, वो पूरा डिटेल्स में आपको हमारी कंसल्टिंग टीम सपोर्ट करेगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे ये जानकारी लोगों तक पहुंच पाए और वो अपना आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अच्छे से रन करा पाए और उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए। थैंक यू।